हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस पर, ये मैंने एक प्लेन मिरर मान लिया, इस पर आके टकराती है। टकराने के बाद यहाँ जिस पॉइंट पर टकराती है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। और ये इस तरह से बैक कर दी जाती है। ये एक एंगल बनता है, ये एक एंगल बनता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन किया था, बताया था, और आप लोग भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से। द लाइट रे विच स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट ray, which is reflected is called reflected ray. Point of incident, perpendicular line at the point of incidence, normal, angle of incidence, angle of reflection। ठीक, ये रिफ्लेक्शन था हमारे पास। हमने लाइट के बारे में भी समझाया था आप लोगों को, लाइट क्या होती है, which makes gives us the sensation of vision, यानी हमने इसको डिस्क्राइब किया था। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताते हैं। डायग्राम ड्रॉ किया, ये लाइट टकराई इंसिडेंट रे, ये इधर की तरफ लौट कराई, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये किस तरह से ड्रॉ किया, ये लाइट टकराने के बाद यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों नहीं गई, इधर क्यों नहीं गई, इधर से इधर ही क्यों चली आई, है ना। ये सब किसकी बेसिस पर है, ये एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करने के बाद में ये लॉ बना दिया जाता है। इसका पहला लॉ समझते हैं, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है the incident ray from a normal and reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन। आप सभी बच्चों के लिए हम ये बता दें, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन। तो प्लेन का मतलब एक सिंपली है, ये बोर्ड है तुम्हारा, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है। यहाँ पर हम ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि दो एक्सिस के बीच का जो रीजन होता है वो हमारा प्लेन होता है। ठीक है, अभी तक तुमने इसके बारे में नहीं जाना है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये साइड एक प्लेन है, यानी ये पूरा एक प्लेन है। तो अगर ये मैं पूरा बोर्ड कंसीडर कर लूँ, तो ये वाली एक्सिस को मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर सकता हूँ, इस एक्सिस को मैं क्या कर सकता हूँ, जेड एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कि हमारे पास फिगर दो तरह के होते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि जिनको बनाने के लिए मुझे दो साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, मैं स्क्वायर ड्रॉ करूं, है ना, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, तो वहां पे मैं दो ही डायमेंशन चाहिए होती है, लेंथ और ब्रेथ, तो उन्हें कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, और कभी कभी हमें, जैसे मैं क्यूब ड्रॉ करूं, क्यूबॉइड ड्रॉ करूं, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चाहिए होती है, उन्हें हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। ये रूम है जिसके अंदर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या है, क्यूबॉइड है। यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो अब इसको मैं क्या कहूंगा, प्लेन। यहाँ पर कौन कौन से प्लेन को बात कर सकते हैं हम, जैसे एक वॉल जो होती है, पूरी एक वॉल एक प्लेन है। ठीक है, हर एक वॉल अपने आप में एक प्लेन है। एक फ्लोर जो होता है तुम्हारे रूम का, उस फ्लोर को भी हम एक प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। उसका एक एक्स एक्सिस, एक लेंथ को एक्स एक्सिस मान लो, वाई को ब्रेथ को वाई एक्सिस मान लो, या इसका अपोजिट मान सकते हैं हम। बात क्लियर हो रही है, प्लेन का मीनिंग समझ में आ रहा है। पहले दो एक्सिस के बीच का जो रीजन है हमारा, वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। अब ये क्या बात होती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको समझना है हमें। ठीक, तो अब सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है। ठीक, यहाँ पर मैंने रख दिया एक मिरर या कोई शाइनी सरफेस, और यहाँ से लाइट स्ट्राइक करेगी, जब रिफ्लेक्ट होगी वो इधर ही जाएगी, एक ही प्लेन में तो रहेंगे।
ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करे रिफ्लेक्ट सीधी हो जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? समझ लो, ऐसे समझ लो, ये एक प्लेन है तुम्हारे पास, ये पूरा क्या है, एक प्लेन है। मैं इसको समझा रहा हूँ इस तरह से, ये पूरा आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ सामने रखा हुआ है मिरर, ठीक है। यहाँ सामने क्या रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है ये तुम्हारा मिरर। तो अब क्या होगा कि लाइट रे यहाँ से आएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, सीधी जाएगी, या ये रिफ्लेक्ट होकर बैंड हो जाएगी। क्या लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ बैंड हो सकती है? ये वाला जो नीचे वाला रीजन आ जाएगा ना, ये नेक्स्ट प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन चेंज हो गया, ये सेम प्लेन है, इसके नीचे अलग प्लेन हो जाएगा, इसको ऊपर कर दूंगा तो दूसरा प्लेन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में रहते हैं। जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद वापस सीधे 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 ही रहेंगे। इसका मीनिंग होता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी मैं इधर ही ड्रॉ करूंगा, ये सारे के सारे चीजें क्या होती हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ एक प्लेन ना तो ये ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये पहला लॉ कहलाता है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग समझ में आ गया? अगर तुमने अपने कॉपी को ओपन कर रखा है, कॉपी का जो एक पेज है, यानी दोनों पेज को कंबाइंड कर लो ऐसे वाले को, तो वो एक प्लेन बनेगा। अब तुम कॉपी के पेज के साइड में एक मिरर रख दो और एक साइड से टॉर्च या किसी से भी लाइट को स्ट्राइक कराओगे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वही पेपर के ऊपर ही रहेगी, सीधी सीधी पार करके चली जाएगी, लेकिन बैंड नहीं होगी, किसी ऊपर बैंड नहीं होगी, नीचे बैंड नहीं होगी। अगर ऊपर या नीचे बैंड हो जाए तो प्लेन चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसी रहती हैं, सेम प्लेन में ही रहते हैं। अब सेकंड लॉ हमारा क्या बताता है? सेकंड लॉ ये बताता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of incidence. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं ना, जो डायग्राम ड्रॉ किया वो ऐसे इसी लॉ की बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है कि लाइट रे, ये नॉर्मल है हमारा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर आके टकराई। लाइट रे कहाँ के टकराई? अगर मुझे ड्रॉ करना था डायग्राम, तो हमने क्या किया, ये लाइट रे आके स्ट्राइक कर गई, तो जहाँ स्ट्राइक करती है वहां पर हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। सपोज करो यहाँ पर ये लाइट रे 30 डिग्री एंगल पर आकर टकराती है नॉर्मल के साथ। अब मुझे पता लगाना कि किधर रिफ्लेक्ट होगी, ये तो हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर ही बना दे। अब ये लाइट रे आके टकराई नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पर, अब हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्ट किधर होगी। तो ये लॉ बताता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या होगी, इधर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। दिस इज द सेकंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये बात हो गई हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ कहलाता है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। सेकंड लॉ हमारे क्या कहता है, जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि लाइट कहाँ से टकराई किधर आ गई, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सपोज करो एक लाइट इस सरफेस पर टकराती है इस तरह से आके, ये आपका नॉर्मल है, ये है हमारे पास 60 डिग्री एंगल। तो हमसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से बना है, इफ अ लाइट रे strikes, if a light ray strikes making strikes on a smooth surface making an angle of 60 degree with the surface,
मीन्स फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो जो लाइट स्ट्राइक की है वो सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, इसने किसके साथ, सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो जहां जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक की है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तुम्हें जो भी सरफेस दे रखी है, जो मिरर दे रखी है, स्मूथ सरफेस दे रखी है, उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो किसके परपेंडिकुलर, इस पूरे लाइन की परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये टोटल एंगल मेरे पास कितना हो गया, 90 डिग्री बन गया। दैट क्लियर, अभी की समझ में आ रही वाली बात। क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मल लाइन होती है, कहाँ पर होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होती है। और किसके नॉर्मल होती है, जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस के ये लाइन हमेशा नॉर्मल हुआ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये इंसिडेंट रे इस सरफेस का 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये लाइन एंगल मुझे क्या मिलता है, 30 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यस, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे कितना मिल गया, 30 डिग्री। एंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये हमारे पास क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से हमने निकाल दिया एंगल आई जो आएगा वो 90 में से 60 माइनस करेंगे, हम 30 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर एंगल आर भी हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं कि व्हाट हैपन if a light ray strikes normally on a surface, यानी कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आके टकराती है तब क्या होता है, ये बात हमसे पूछी जाती है। अब समझना इसको, ये एक सरफेस हमने मान लिया, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ आके स्ट्राइक करने की बात कही है हमसे, कहाँ लाके टकरा रही है, तो लाइट रे जो आ रही है वो नॉर्मली आके टकरा रही है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आके लाइट रे स्ट्राइक करेगी, ये लाइट रे स्ट्राइक कर गई। तो अब बच्चों हमें यहाँ पर बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, इस चीज को समझना है हमें, क्योंकि ये बनाया था हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ बनाया था नॉर्मल के साथ। तो इसको और ऐसे 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 छोटा करता चले चले तो क्या बनेगा, ये वाला एंगल छोटा होता चला जाएगा। तो अगर लाइट रे यहीं पर आके हम स्ट्राइक करा दें, जैसे ये नॉर्मल था और नॉर्मल पे ही यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, हमने माना कि मान लो इस पॉइंट पर लाइट आके टकराएगी, कहाँ टकराएगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, इस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, ओके। अब लाइट कहाँ आ रही है, लाइट रे इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि यही तुम्हारी लाइट रे है, यही डायरेक्शन लाइट रे है। तो अब इस कंडीशन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या है, जहां इंसिडेंट रे जा रही है वही नॉर्मल है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ही है, यानी एक के ऊपर एक ही है, दोनों एक दूसरे को छिपा लिया है। इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल को छिपा दिया क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में है। तो अब मैं कहूंगा कि एंगल आई कितना होगा, यहाँ पर मुझे कोई बताएगा एंगल आई कितना होगा। देखो कितना होना चाहिए, एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों को इंसाइड कर गए एक दूसरे से, कि जो लाइन नॉर्मल है उसी लाइन पर आ गया एंगल, इंसिडेंट रे आ गई, तो यानी कि 0 हो गया हमारा एंगल। जैसे यहाँ पर देखो, इस लाइट को मैं और छोटा कर दूं, अगर यहाँ पर आके टकराएगी तो अब 30 की जगह एंगल छोटा हो गया, और छोटा कर दूं तो अब और आगे टकराई तो ये वाला एंगल और छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पर आके टकरा दो, ये छोटा होता चला, अगर यहीं पर आ जाएगी लाइट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। हमें मालूम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी 0 होगा। अब अगर 0 हो गया तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की डायरेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने ड्रॉ किया था, अगर मैंने ये किया, लाइट यहाँ पर आकर टकराई है और ये इसका नॉर्मल है, तो ये 10 डिग्री एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड भी थोड़ा 10 डिग्री एंगल पर ही होगा ना, एंगल दिखाओगे यहाँ पर। अगर मैंने कहा इसको और छोटा कर दिया, 5 डिग्री एंगल पर टकराए, तो थोड़ा सा इधर लेकर जाओगे तो एंगल बनाओगे ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 0 है, तो पाथ कैसा होगा, वहीं पर वापस लौट जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 उसी डायरेक्शन में होगा नॉर्मल के साथ में। तो
तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जब कोई लाइट रे नॉर्मली आकर टकराएगी, यानी if a light ray strikes normally on a surface then it is rebounded, क्या करती है, वापस कर दी जाती है along the same path, उसी रास्ते पर, ठीक है, it is reflected back along the same path, क्या करी जाएगी, उसी पाथ पर वापस कर दी जाएगी। क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज एट दिस मोमेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू जीरो, क्या रहेंगे, दोनों जीरो के बराबर रहेंगे, तो सेम पाथ कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, अगर एंगल 10, 20, 30 डिग्री होता तो कुछ ना कुछ इधर से इधर हो जाया करती, लेकिन सेम जीरो है, नॉर्मल के साथ ही है, तो 0 डिग्री एंगल तो सेम ही कंडीशन में बनेगा ना, तो जहां स्ट्राइक करेगी वहीं से वापस हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बेसिस पर। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और उसके लॉज समझ में आ गए सभी बच्चों के लिए, अच्छी बात। ठीक है, धीरे धीरे बातों को, चीजों को समझते हुए पढ़ते चलेंगे, विजुअलाइज करते हुए चलेंगे, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी, बहुत ज्यादा तेज आगे बढ़ने के भागने की जरूरत नहीं है, समझते हुए चलना है बच्चों को। अब यहाँ बात आती है, थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो सबसे पहली चीज क्या है, प्लेन मिरर। तो प्लेन में रिफ्लेक्शन क्या है वो हम जान चुके हैं कि किसी भी शाइनी सरफेस से लाइट स्ट्राइक होकर वापस आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ प्लेन मिरर जो सरफेस ले लिया हमने वो क्या ले लिया है, प्लेन मिरर ले लिया है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर क्या हुआ करता है, तो प्लेन मिरर क्या होती है, अ सिंपल या अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। क्या होती है ये, शीट होती है ग्लास की, whose one side is coated with silver metal। ये इंपॉर्टेंट चीज। तो प्लेन मिरर कब बनता है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है। अब प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर यानी कि हमारे घरों में जो भी मिरर हम यूज करते हैं चेहरा अपना देखने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, बाल काटते हैं, डेली स्टूडेंट स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो क्या करते हैं, चेहरे में अपना फेस देखते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग, हम जब बार्बर की शॉप पर जाते हैं तो वहां पर हम कटिंग कराते हैं, शेविंग कराते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मिरर लगा होता है हमारे सामने, कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है। एक बात और ध्यान रखनी होगी, कभी कभी क्या होता है, मिरर में देखने पर हमें कुछ अपना साइज बड़ा और छोटा भी दिखता है, तो जिस मिरर में हमें अपना साइज बड़ा या छोटा दिखेगा वो प्लेन मिरर नहीं होगा। प्लेन मिरर वही होगा जिसमें देखने पर हमें एक्चुअल साइज में दिखेंगे हम, ठीक है, ना बहुत बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा, जितना है हमारा साइज उतना ही दिखेगा, तभी वो मिरर कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा। पहले तो मोस्टली जो हमारे घरों में मिरर हुआ करती हैं कॉम करने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, वो कैसे होते हैं, प्लेन मिरर ही हुआ करते हैं। इस तरह के होते हैं वो मिरर, प्लेन मिरर ही हुआ करते हैं। अब उसमें कभी देखा हो आपने, जो मिरर होता है वो कवर होता है, प्लास्टिक का केस होता है, फिर उसे हटाकर कभी सिंपल देखेंगे तो उसके पीछे हमेशा तुम्हें रेड या ग्रीन या ब्राउन कलर का एक पेंट हो रखा होगा, ठीक है, उस पेंट को हल्का सा हटाओगे तो तुम्हें सिल्वर कलर की कोटिंग दिखेगी। ठीक है, अगर मैं प्लेन ग्लास शीट लेता हूँ तो प्लेन ग्लास शीट के सामने अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, जैसे विंडो में लगा हुआ जो कांच होता है, तो उसमें देखने पर मुझे उतना अच्छा नहीं दिखेगा अपना चेहरा, आर पार ज्यादा दिखेगा, उसके हम पार देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट उसमें से पास जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है पूरी तरह से। अपने आप को देखने के लिए क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है प्रॉपरली, वो जो शीट होती है ग्लास शीट, उस शीट के जो बैक साइड वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास ग्लास की शीट है, इसके बैक साइड वाला जो पोर्शन है जहाँ पर जो पेंट होता है वो रेड या ग्रीन कलर के पेंट से पहले ये सिल्वर मेटल की कोटिंग की जाती है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है एक्चुअली वो कहाँ से होता है, सिल्वर कोटिंग से ही हुआ करता है। जब लाइट रे जाके स्ट्राइक करती है तो वो जो ग्लास है उसको पार करते हुए अंदर तक जाती है, अंदर तक जाती है, और अंदर जाने के बाद में उस सिल्वर मेटल से रिफ्लेक्ट होकर तब वापस आती है, तब वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे पास।
ठीक है। अब सिल्वर मेटल ही क्यों, तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर की कोटिंग, उसके पीछे से एक पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। पहले सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं, सिल्वर की लेयर के ऊपर, यानी वो सिल्वर की लेयर हट ना जाए उसको रोकने के लिए उसके ऊपर से पेंट चढ़ा देते हैं। उसके बाद में हमें क्या दिखता है, इमेज दिख जाती है। और एक सिंपली एग्जांपल देते हैं तुम्हें, तुम्हारे विंडो का जो कांच होता है, ठीक है, विंडो वगैरह लगी होती है, ग्लास की विंडो, तो वो भी तो कांच है, प्लेन शीट होती है कांच की। अगर तुम उसके पीछे जाकर कोई भी कलर लगा दो और फिर वापस आकर देखो दूसरे साइड से, तो तुम्हें अपनी इमेज नहीं दिखेगी, तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास जो ग्लास था उसके पीछे जो तुमने पेंट किया वही पेंट तुम्हें सामने से दिखने लगेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, वो जो पेंट हो रहा है पीछे वो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्लेन मिरर होते हैं उन प्लेन मिरर में उन पेंट से पहले सिल्वर की कोटिंग की जाती है, वो सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तब हमें बहुत अच्छी अपनी इमेज दिखती है। तो क्लियर होगी बात। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर कोई भी प्लेन ग्लास शीट हुआ करती है जिसके पीछे हम सिल्वर मेटल का कोट करते हैं और फिर पेंट कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों के, प्लेन मिरर हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो हमें समझने वाली है, मेरा समझ में आ गया, इसके बाद हमें जो जानना है वो जानना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम टर्म पढ़ेंगे छोटे छोटे, ये टर्म जानना बहुत जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज क्या होगा। तो बच्चों ऑब्जेक्ट यानी कि एनीथिंग, एनीथिंग दैट emit their light own light or reflect light is called object। ये क्या है, कोई भी चीज, मैं खड़ा हुआ हूं मिरर के सामने तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसकी अपनी लाइट हो या वो लाइट को रिफ्लेक्ट, बल्ब की खुद की रोशनी होती है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बोर्ड, ये एक ऑब्जेक्ट है। इंसान, कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो खुद की लाइट रखता हो, यानी कि ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट। कुछ भी, एक पेन रख दिया मैंने, पेन का एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, मेरे को जाके टकराएगी, फिर मुझे इमेज दिख जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection what we see in mirror is called image, is called image। तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में जो हमें दिखता है वो क्या है, हमारी इमेज है। तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद भी दिखेगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या बन रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इमेज रिफ्रैक्शन से भी बनती है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो भी हमें मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, वो बनेगा इमेज। और बाहर इमेज के मिरर से पहले जो भी रखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई ऑब्जेक्ट की और इमेज की, कि इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक कंफ्यूजन होता है, ये वर्ड बार बार यूज किए जाएंगे, हम जब भी आगे चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट इमेज ये दो वर्ड तो बहुत ज्यादा आएंगे। तो इनको क्लियरिफाई कर लेना है कि ऑब्जेक्ट कभी भी एक ही नहीं होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी हम मिरर के अंदर किसी भी चीज की इमेज बन जाती है, कोई भी रख दो मिरर के सामने, उसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी। तो मिरर के सामने जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट है, मिरर के अंदर जो हमें दिख रहा है वो उसकी इमेज है। क्लियर हो रही है बात। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब ये इमेज जो हुआ करता है ये दो तरह का हुआ करता है। इमेज कितने तरह का हुआ करता है, दो तरह का इमेज हुआ करता है हमारा। इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इमेज है हमारा दो तरह का हुआ करता है। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ इमेज की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। तो पहली होती है हमारे पास रियल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज।
देखो जब हम इसको डायग्राम से समझाएंगे, तो मैं विजुअलाइज कराएंगे, इमेज को बनाना सिखा देंगे, तब रियल और वर्चुअल में देखकर डिफरेंस करना बड़ा आसान होगा। लेकिन अभी हम जनरल चीज बताते हैं तुम्हें, रियल और वर्चुअल का केस क्या है। तो कुछ इमेजेस ऐसी हुआ करती हैं जो परमानेंट बन जाती हैं, और कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं बन पाती हैं। या हम दूसरी चीज करें कि हमारे आसपास हम देखते हैं, कभी स्कूल में देखा होगा बच्चों ने कि जो हमारा प्रोजेक्टर हुआ करता है, प्रोजेक्टर से लाइट रे आती है, प्रोजेक्टर लगा होता है, एक वॉल पर एक स्क्रीन होती है, यानी कि पर्दा होता है कोई, उस पर आके इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोजेक्टर से हमने इमेज कहाँ बना दी, वॉल पर बना दी, यानी वॉल को स्क्रीन हमने कंसीडर कर लिया, या कोई हमने एक कर्टेन लगा दिया, उस कर्टेन को हमने स्क्रीन कंसीडर कर लिया, व्हाइट कर्टेन लगा हुआ है हमारा, तो उस पर इमेज बन रही है, यानी लाइट रेज आकर टकरा रही हैं और वो इमेज बना रही है। इसी तरह से सिनेमा हॉल जो होता है, जब हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, बैक साइड से लाइट रे आती है, वो आके उस पर टकराती है, जो स्क्रीन होती है बड़ी सी सिनेमा हॉल की, तो वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर बन सकती है, ठीक है, एन इमेज that can be obtained on a screen is called real image। ठीक है, तो जिस तरह की इमेज हम स्क्रीन पर बना सकते हैं वो क्या होती है, हमारे पास रियल इमेज होती है। फोटो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करके कहाँ बनता है, स्क्रीन पर ही तो बनता है। जो हमारे फोटो आता है निकल कर, तो कागज पर बनकर आता है, स्क्रीन पर ही तो बनकर आता है। कैसा हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगी। स्क्रीन वीडियोस देख रहे हो फोन के अंदर में, कैसी इमेजेस हैं, रियल इमेजेस बन रही हैं हमारे, ठीक है। तो वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर बना पा रहे हैं, तो कैसी इमेज है हमारी, रियल इमेज बन रही है, उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो स्क्रीन का मतलब सिनेमा हॉल के पर्दे पर बनने वाली इमेजेस या प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर बनने वाली इमेज कैसी होंगी, रियल इमेज हो गई। अब नंबर 2 है हमारे पास वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहाँ होती है, तो वर्चुअल इमेज यानी जिसको मैं स्क्रीन पर नहीं बना सकता, यानी मिरर के अंदर जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ, तो क्या मैं अपने आप को स्क्रीन के सामने रख दूं तो क्या मेरी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी ना। अगर लाइट आ रही हो तो परछाई होगी, वो शैडो इमेज नहीं होती है, शैडो अलग होता है, इमेज अलग होता है, ठीक है। तो अगर हमने अपने आप को डायरेक्टली खड़ा कर दिया स्क्रीन के सामने जाकर, तो क्या हमारी इमेज बनेगी स्क्रीन पर, नहीं बनेगी ना। तो हम जब अपनी इमेज मिरर के अंदर देख रहे हैं, तो मिरर के अंदर देखने पर हमें जो इमेज मिल रही है वो कैसी इमेज है, हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। यानी कि वो उसी टाइम के लिए इमेज, उसी टाइम पर हट जाएगी, हम हट जाएंगे तो इमेज भी हट जाएगी। यानी कि एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। तो क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जब हम इसको ड्रॉ करना सिखाएंगे आप लोगों को, ड्रॉ करेंगे लाइट रे निकाल कर, तब ये पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा कि रियल कहाँ है। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट रे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, और वर्चुअल इमेज लाइट रे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिलती है। अब रिफ्लेक्शन के बाद कैसे मिलती हैं, कैसे नहीं मिलती हैं, ये सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि जो इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी उसे हम कहेंगे रियल इमेज, जो स्क्रीन पर नहीं बनेगी उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। चेहरा देखते हैं अपना मिरर के अंदर, तो वो हमारी जो इमेज बनने वाली है वो कैसी है, वर्चुअल है। और हम जो प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर इमेज बनाते हैं वो कैसी है, रियल। दैट क्लियर। तो आज के लेक्चर पे इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात की जाएगी। तो दैट इनफ फॉर टुडे।